नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी जीएस की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था अंग्रेज़ों की भारत विजय। और इसमें इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार चतुर्भुजी संघर्ष में अंततः अंग्रेज़ों की विजय होती है। अंग्रेज फ्रांस के बीच में हुए तीनों कर्नाटक युद्धों की हम लोगों ने चर्चा की। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो हम लोग हिस्ट्री का बनाते हैं, बाकी पॉलिटी का वीडियो चलता रहता है। आइए आज देखते हैं हम लोग बंगाल का अधिग्रहण। जब फ्रांसीसियों को डिफीट करने के बाद अंग्रेज़ों का आधिपत्य मजबूत हो गया यूरोपियन के बीच में, जो यूरोपीय शक्तियाँ भारत थी, तो उसके बाद अब वो धीरे धीरे एक एक करके भारतीय राजाओं को, यानी भारत के जो छोटे छोटे सूबे हैं उन पर अपना अधिकार करेंगे। और इसमें पहला नंबर आता है बंगाल का अधिग्रहण। इसमें देखिए, अगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि मुगल सत्ता की जो पकड़ थी वह भारत के सूबों से कमज़ोर होती चली जा रही थी। 1756 ईस्वी में नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद सिराजुद्दौला, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बंगाल का नवाब बनता है 1756 ईस्वी में। अब बंगाल में अगर आप देखिए तो नवाब और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का कारण क्या हुआ, तो आप यहाँ पर एक शाही फरमान जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यह मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा सन 1717 ईस्वी में जारी किया गया था, ठीक। और इस शाही फरमान के द्वारा एक जो बात की गई थी वो ये कही गई थी कि पूरे बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बाद जो कंपनी थी उसको इसमें अपने सामान को लाने और ले जाने की छूट, यानी कि सीमा कर से जो बाउंड्री टैक्स था, है ना, जो कस्टम ड्यूटी थी, उससे क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, ठीक। तो ये एक एग्रीमेंट था, ये शाही फरमान जारी कर दिया गया था। लेकिन बाद में हुआ कि जिसको हम लोग मुक्त व्यापार अधिकार कहते हैं, मतलब कि कोई भी सामान अंग्रेज ला करके बंगाल में बेच सकते थे, अंग्रेज वहाँ बंगाल से कोई भी चीज़ ले जा सकते थे। लेकिन ये काम कंपनी के लिए था, ये जो फरमान जारी किया गया था कंपनी के लिए किया गया था। और संघर्ष का कारण इसलिए बना कि कई सारे प्राइवेट लोग, यानी कंपनी के जो अधिकारी थे, वह अपना निजी व्यापार पर भी कर नहीं चुकाते थे और कहते थे कि ये कंपनी का ही है। और इतना ही नहीं, जो कंपनी के अधिकारी थे वो इतने करप्ट थे कि वह भारतीयों का भी सामान अपने नाम से ले आने लगे थे, उनसे कुछ घूस वगैरह ले लेते थे। तो नवाब को इससे क्या हुआ, रेवेन्यू का लॉस हुआ, यानी कि राजस्व की हानि हुई। और यही राजस्व की हानि जो है संघर्ष का प्रमुख कारण बनती है ना। इसीलिए आप देखेंगे आगे चल कर के पूरे व्यापार को ही मुक्त कर दिया जाएगा, किसी से टैक्स लिया ही ना जाए, करप्शन बढ़ेगा तो, है ना। तो ये जो संघर्ष का कारण था वो यही था, राजस्व की हानि। क्यों राजस्व की हानि हो रही थी, क्योंकि फर्रुखसियर के द्वारा जो शाही फरमान जारी किया गया था उसका अंग्रेज़ों के द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा था। वो अधिकार कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी के अधिकारी जो है निजी व्यापार में भी उस फरमान का दुरुपयोग लगे थे करने, इसी कारण, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, शाही फरमान का दुरुपयोग जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने सन 1717 ईस्वी में जारी की थी। आगे देखिए चलते हैं। तो अब सिराज में और अंग्रेज़ों के बीच में जो होगा, क्या होगा, संघर्ष होगा, यानी तनाव होगा। और जब तनाव की स्थिति होगी तो सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है ना। कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, वहाँ पर उनको किलाबंदी करने का अधिकार मिला हुआ था, है ना। वहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित की थी। तो वहाँ से यह अंग्रेज़ों को क्या करता है, भगा देता है। और अंग्रेज़ वहाँ से भाग करके बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, फुल्टा द्वीप, है ना, फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज़ शरण लेते हैं, मतलब वहाँ पर जा कर के रहते हैं जब यहाँ से इनको भगा दिया जाता है। तो ठीक, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसी दौरान एक घटना घटित होती है 20 जून 1756 को, जिसको ब्लैक होल की घटना कही जाती है। क्या कही जाती है, ब्लैक होल की घटना। और इस घटना में इसकी प्रस्तुति इतिहास में हर जगह नहीं मिलता है, हाल्वेन नाम का एक व्यक्ति यही बताता है ना। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। और इस घटना में था कि एक छोटी सी काल कोठरी में 147 लोगों को सिराजुद्दौला बंद कर देता है, जिसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचते हैं, है ना, ठीक। तो यही है ब्लैक होल की घटना। इसके बाद देखिए, जब कलकत्ता से अंग्रेजों को भगा दिया तो कलकत्ता का नाम इन्होंने, कलकत्ता जो वर्तमान में क्या है, कोलकाता है, उस समय इसका नाम बदल सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया। कलकत्ता का नाम क्या कर दिया, अलीनगर कर दिया। और उसका प्रभारी मानिकचंद को बनाया। मानिकचंद को कलकत्ता का प्रभारी बना करके, और कलकत्ता का नाम क्या है, अलीनगर रख दिया।
ठीक। आगे चल करके क्लाइव जो एक कलर के रूप में भारत आया था, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। क्लाइव के द्वारा फ्रांसीसी बस्ती है बंगाल में ही चंद्रनगर पर कब्जा हो जाती है, जिससे अंग्रेज भी क्या है मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, यानी नवाब के लिए वो चुनौती पैदा कर सकते थे। इसी को देखते हुए सिराजुद्दौला अंग्रेजों से संधि कर लेता है और यह संधि अलीनगर की संधि कहलाती है। डेट तो इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मंथ फरवरी 1757 ईस्वी में यह संधि होती है, अलीनगर की संधि। और इस संधि के तहत यह तय किया जाता है कि अंग्रेज भी अपना काम करेंगे, नवाब भी अपना काम करेगा, दोनों लोग यथास्थिति और शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ तक रहा। लेकिन देखेंगे आगे चल करके एक वाटसन नाम का अंग्रेज होगा जो दरबार में यहाँ पर क्या करेगा, षड्यंत्र करेगा। और षड्यंत्र के बाद मतलब षड्यंत्र करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को आपस में मिला लेगा, मतलब सिराज के लोग ही सिराज के विरुद्ध क्या है अंग्रेजों से मिल जाते हैं। परिणाम स्वरूप 1757 में प्लासी का युद्ध होगा और उस युद्ध के बाद सिराज की हार होगी और अंग्रेजों के रूप में मतलब अंग्रेजों को वहाँ पर जैसे पपेट बोलते हैं, कठपुतली शासक बैठा देगा। ठीक, तो आप देखिए कि 1757 से लेकर 1764 लगभग 8 साल में, ठीक, बंगाल के 3 नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम, है ना, ये तीनों अपनी प्रभुसत्ता को यानी अपनी संप्रभुता को बचाने में नाकाम रहते हैं और पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हमने आपको शुरू की बताई जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक, शाही फरमान किसने जारी किया था, मुगल बादशाह फर्रुखशियर। ठीक, हाँ, ये वार्षिक कर नहीं पूछा गया कितना, हाँ ये था कि विवाद का कारण क्या था, तो यही शाही फरमान के द्वारा ये लिखा होता है, मुक्त व्यापार अधिकार, इसको आप समझेंगे। बाकी अंग्रेजों ने शरण कहाँ ली, फुल्टा द्वीप। ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, इसकी प्रस्तुति हालवेल ने की, है ना। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। आगे चल करके ये मानिक चंद जो है क्या करेगा, कलकत्ते का जो किला होगा उसकी चाबी अंग्रेजों को दे देगा, कुछ घूस वगैरह लेकर, मतलब गद्दारी करता है ये भी सिराज के साथ। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे 1757 के प्लासी के युद्ध की। आइए देखिए फिर आगे, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि अलीनगर संधि के बाद अंग्रेज धीरे धीरे अपनी, है ना, स्थिति को मजबूत करते चले गए और सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र को रचने लगे। दरबार के षड्यंत्र को देखते हुए दोनों के बीच में फिर संघर्ष की स्थिति बनती है और अंग्रेजों ने, चूँकि इस युद्ध से पहले ही सबको सेटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे ये जो नाम लिखे गए ऊपर, शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान और अमीन चंद, है ना, इनमें सबसे प्रश्न आपसे लगभग पूछा गया है। ठीक, शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था, पूर्णिया का नवाब था, यह पहले से ही अंग्रेजों से मिला हुआ था। घसीटी बेगम ये जो थी सिराज की मौसी थी, ठीक, सिराज की मौसी थी, इनको भी सिराज का नवाब बनना पसंद नहीं था। मीर जाफर यह प्रधान सेनापति था, यह पहले से ही अंग्रेजों से मिला हुआ था। ठीक, जब इतने लोग आप देखिए, मानिकचंद पहले ही चाबी दे देता है कलकत्ता किले की अंग्रेजों को पैसा लेकर के, तो जब इतने लोग मिले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है युद्ध में सिराज की हार होनी निश्चित थी और हुई भी, है ना। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ और युद्ध क्या एक षड्यंत्र था, पहले से सब कुछ सेट था, तो युद्ध होने की कोई मतलब बहुत बड़ी बात थी नहीं। हाँ, 2 व्यक्ति थे, मीर मदान और मोहनलाल, यह दोनों नवाब के सबसे ईमानदार और सच्चे थे। ये वीरगति को प्राप्त हुई युद्ध में, है ना, और इसके परिणाम स्वरूप सिराज क्या हुआ, युद्ध से भाग गया। भाग करके बाद में चला जाता है मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का ही लड़का है मीरन, जो मोहम्मद बैग नाम के एक साथी से उसकी हत्या करवा देता है। इस प्रकार से सिराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह युद्ध जो लड़ा गया, ठीक, किसके बीच में, बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में, बंगाल नवाब, और नवाब कौन है, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, क्लाइव ने किया था। इस षड्यंत्र की सेटिंग करने में किस अंग्रेज का श्रेय जाता है, तो वाटसन नाम का व्यक्ति है जिसने पूरी सेटिंग की थी, है ना। ठीक, अब यह युद्ध देखिए अंग्रेजों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस युद्ध के बाद एक कठपुतली शासक के रूप में मीर जाफर को, है ना, बैठाया जाता है गद्दी पर, और अंग्रेज जो होते हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। हिंदी में पूछा गया, इसे कहा जाता है नृप निर्माता,
नृप माने राजा होता है, यानी कि अंग्रेज जो है वह बंगाल का नवाब बनाएंगे अब, है ना। किसको बनाते हैं? मीर जाफर को। बदले में अंग्रेजों को क्या मिलता है? 24 परगना की जमींदारी मिल जाती है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है ना। इन 3 में, है ना, क्या करना होता है इनको? मतलब व्यापार करने की छूट मिल जाती है, मुक्त व्यापार, मतलब आए जाए व्यापार करें, कहीं कोई कर नहीं देना पड़ेगा। ठीक, इस लिहाज से अंग्रेजों के लिए इस युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बंगाल क्या है? संसाधनों से भरा हुआ था। बंगाल जो था वह संसाधन, मतलब एक रिचेस्ट उस समय का स्टेट था, एक बहुत ही संपन्न सूबा था। अब उन संसाधनों का प्रयोग अंग्रेज जो है अन्य, जैसे आप देखेंगे जो अन्य क्षेत्र है, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, अन्य क्षेत्रों को जीतने में, ठीक है, या युद्ध का खर्च उठाने के लिए उस आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करने लगे, है ना। तो इसलिए भी यह जो था प्लासी का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट था, है ना। और मीर जाफर के रूप में एक कठपुतली शासक मिलता है, ठीक, जिससे जब चाहते थे वो जितना चाहते थे धन की उगाही करते थे। तो आर्थिक स्थिति क्या होती गई? अंग्रेजों की मजबूत होती गई। लेकिन आगे चल करके मीर जाफर को भी इस बात का ज्ञात हुआ और मीर जाफर ने भी कई बार जो है क्या है, मना कर दिया अंग्रेजों की बात मानने से। तो पुनः अंग्रेज जो है, हालवेल ही था एक व्यक्ति जो बताया था ब्लैक होल की घटना, ठीक है, उन सब के रिपोर्ट के अनुसार फिर मीर जाफर को भी गद्दी से हटा करके मीर कासिम को गद्दी पर बैठाने का मतलब अंग्रेजों की योजना होगी, है ना। और मीर कासिम को भी इनके द्वारा गद्दी पर बैठा दिया जाएगा सन 1760 ईस्वी में, ठीक। तो 23 जून 1700, देखिए 1756 में सिराज बनता ही है नवाब अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद। उसके बाद आप देखिए 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, सिराज मारा जाता है ना, ठीक। फिर 1700 मीर जाफर जो 1757 के बाद 1760 से मीर जाफर रहता है। 1760 में मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और एक व्यक्ति है वेंसीटार्ट, इतिहास में इसकी भी चर्चा होगी, अंग्रेज है वेंसीटार्ट। यह 1760 की इस घटना को 1760 की क्रांति का नाम देता है। मतलब मीर जाफर से गद्दी पर हटाए मीर कासिम को बैठाने को इसके अनुसार 1760 की क्रांति की संज्ञा दी जाती है। यह 1760 क्या है? क्रांति है ना। तो 1760 क्रांति क्या है? मीर जाफर के द्वारा बंगाल के नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाना। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए, जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो मीर कासिम और कंपनी के बीच में कुछ जो घटनाएं घटित हुई उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट था कि मीर जाफर को हटा करके हमको गद्दी पर बैठाया जाएगा, तो ये जो समझौता हुआ था कार्यकारी गवर्नर हालवेल और मीर कासिम के बीच में हुआ था। और इस एग्रीमेंट के तहत मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। जमींदारी शब्द का मतलब यहाँ आपको बता दें कि अब राजस्व, जो जमीन से राजस्व वसूलना है, यानी कि जिसे आप लगान कह सकते हैं, इसका अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया। यानी कि वो अब अंग्रेज रखेंगे, है ना। उस लगान की तय करना, कितना लगान लिया जाएगा, लगान का हिस्सा, ये सारी चीज़ें, सारा अधिकार किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया, ठीक। तो मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव की जमींदारी मिली इनको जब मीर कासिम को बैठाया गया गद्दी पर, तो ठीक। लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों के इस चाल को समझता था। वो जानता था कि जो समस्या मीर जाफर ने झेला है वो उसे भी झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंग्रेजों का दरबार में से अपना प्रभाव कम करने के लिए इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। तो राजधानी जो पहले मुर्शिदाबाद थी उसे कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। यूरोपीय जो थे उन्हीं के मॉडल पर अपने सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोपखाने और बंदूक कारखाने को स्थापित किया, साथ ही वित्तीय भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करता है। इसके साथ आप देखिए कि जो शाही फरमान के जरिए अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था, वह जितने भी व्यापार, आंतरिक व्यापार थे, उस पर से सभी करों को ख़त्म कर देता है, ठीक। तो ये दस्तक, जो शाही फरमान था इसे दस्तक बोलते थे, इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है। नौकरशाही का पुनर्गठन करता है, मतलब अधिकारियों की नियुक्ति जो है उसको बदलता है। जो भ्रष्ट पहले से थे या जो अंग्रेजों से मिले हुए थे उनको हटा करके नए लोगों की नियुक्ति करता है। और 1763 ईस्वी में आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देता है और एक नया कर जारी करता है जिसका नाम क्या है? खिजरी जमा। और यह कर सभी के लिए होता है, मतलब जो भी व्यापार, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कंपनी हो, सबको खिजरी जमा नामक कर को जमा करना पड़ेगा। और उसके इसी स्टेप से, इसी सब हरकतों से ही अंग्रेज जो होते हैं यह
1763 ईस्वी में मीर कासिम के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देते हैं। यानी कि मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा करके पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं, बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। ठीक, अब मीर कासिम क्या होता है, वो बंगाल से भाग जाता है और भाग कर कहाँ जाएगा, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जाता है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जाता है और उससे मदद के लिए कहता है। सुजाउद्दौला के पास आप देखिए तो पहले से ही अली गौहर, जिसका नाम शाह आलम द्वितीय है ना है, तो यह मुग़ल बादशाह है जो पहले से ही वहाँ पर शरणार्थी के रूप में रहता है। इन तीनों के बीच में एक पैक्ट होता है। ठीक, मीर कासिम, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, सिराजुद्दौला नहीं सुजाउद्दौला, ठीक, और अली गौहर या शाह आलम द्वितीय मुग़ल नवाब जो मुग़ल सम्राट है ना, सॉरी नवाब नहीं मुग़ल सम्राट। तो इन तीनों के बीच में एक पैक्ट होता है और इसी पैक्ट के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और एक तरफ इन तीनों के बीच में एक युद्ध होगा जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध, और बहुत ही निर्णायक युद्ध है। इस युद्ध में भी आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों की ही विजय होगी। सुजाउद्दौला भी हार जाएगा, शाह आलम द्वितीय भी हार जाएगा और मीर कासिम भी, वो तो युद्ध में मारा ही जाता है, भाग जाता है, लेकिन बाद में उसकी ही मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद दो संधियां होंगी और दोनों संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज जो होगा डायरेक्ट एक रूलर की भूमिका में भारत में आपको दिखेंगे। तो इसके बाद देखते हैं बक्सर का युद्ध जो अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ों और इन तीनों के बीच में लड़ा गया। अब देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ वह 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में एक तरफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला और अली गौहर थे और इन तीनों की संयुक्त सेना का नेतृत्व गुरगीन खान ने किया था। दूसरी तरफ कंपनी थी और कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय होती है, ये विजयी होते हैं और यह एक बहुत ही निर्णायक युद्ध के रूप में माना जाता है, क्योंकि देखिए इसके पहले जो प्लासी का युद्ध था वो कहीं ना कहीं छल और कपट से जीता गया था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज युद्ध लड़ते हैं और जीतते हैं। ठीक, और इसमें हारने वालों में जो तीसरा नाम है अली गौहर, यह कौन है, यह मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय है। ठीक, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको पूरे भारत का जो प्रतिनिधि है उसको हराने का है ना गौरव हासिल हो जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। यह संधि दो अलग अलग तिथियों पे होती है। पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच, शाह आलम द्वितीय के बीच। इसमें इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है, अंग्रेजों को मिल जाती है और इसके बदले में अंग्रेज जो है 26 लाख की वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वितीय को देंगे, है ना, जिससे कि वह अपना खर्च वहन कर सके। यानी कि कंपनी को क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है और बदले में 26 लाख वार्षिक पेंशन वह शाह आलम द्वितीय को देंगे। कड़ा और इलाहाबाद यह दोनों क्षेत्र अवध के अंतर्गत आता था, तो अवध के नवाब से यह दोनों क्षेत्र ले करके शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं कि आप यहीं पर रहिए और आपको 26 लाख रुपए पूरे साल में हम लोग देंगे, जिससे आप अपना जो है व्यवस्था बनाए रखिए। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए तो कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब का क्षेत्र था, जिसको लेकर किसको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया गया। बदले में इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का मतलब वही है जो उस समय था, जो आज भी है, कि जो जमीन वमीन होंगे उन सब पे अधिकार किसका होगा, अंग्रेजों का। अब जमीनों को खरीदना, जमींदारों की नियुक्ति करना, ये सारे अधिकार किसके पास हो गए, अंग्रेजों के पास हो गए। ठीक, और यह संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। ठीक, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हेक्टर मुनरो युद्ध जरूर लड़ा था, लेकिन जो संधि हुई थी, संधि के समय क्लाइव को बुलाया गया, यह चला गया था इंग्लैंड वापस, इसको दोबारा वहाँ से बुलाया गया। तो संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में होगी और क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में होगी, है ना। ठीक, पहले तो शाह आलम द्वितीय पहले ही समर्पण कर देता है युद्ध शुरू होते ही, और सुजाउद्दौला कुछ दिन लड़ने के बाद समर्पण करता है। मीर कासिम भाग जाता है दिल्ली की ओर, जहाँ पर 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरी संधि जो होगी 16 अगस्त 1765 को, वह क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में होगी। ठीक, और यहाँ पर देखिए इस संधि के तहत नवाब को कंपनी को 50 लाख रुपए देने होते हैं। ठीक, युद्ध में हर जाने के रूप में कंपनी के द्वारा
कंपनी को नवाब के द्वारा 50 लाख रुपए दिए गए, ठीक। और नवाब के ही खर्चे पर, मतलब अवध का जो साम्राज्य है, अवध के नवाब के ही खर्चे पर अंग्रेजों की एक सेना अवध में रहेगी। हालांकि कहा जाता है कि अवध की सुरक्षा के लिए रहेगी, लेकिन यहाँ पे समझिएगा अंग्रेजों की जो कूटनीति है, भाई सेना रहेगी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों के खिलाफ तो कभी युद्ध करेगी नहीं, तो एक तो पहले ही चीज़ हो गया। दूसरी बात, उस सेना का खर्च कौन उठाएगा? अवध का नवाब उठाएगा, ठीक। तो अवध कहीं ना कहीं न चाहते हुए न चाहते हुए भी क्या है, अंग्रेजों का मित्र बनकर ही रहेगा, वह कभी उनका विरोध नहीं कर सकता, ठीक। इसके बाद देखिए अवध में इनको जो है कर मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिल जाता है अंग्रेजों को, और इस प्रकार से पूरे बंगाल और अवध पर भी एक तरीके से इनका क्या है, अधिकार हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और था, गाजीपुर और बनारस यह अवध के नवाब का क्षेत्र है, ठीक। इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के यहाँ की जमींदारी बलवंत सिंह, जो ये काशी नरेश हैं, इन्हीं के परिवार के थे, बलवंत सिंह को दे दिया जाता है। लेकिन यह अंग्रेजों के संरक्षण में ही रहेंगे बलवंत सिंह, ठीक। मतलब अंग्रेजों के संरक्षण में ही इनको जागीरदार बना दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये युद्ध होता है, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल पर पूरा अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कहीं न कहीं इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज जो होते हैं वह भारत में एक राजनीतिक सत्ता के रूप में या एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक। तो ये बंगाल का अधिग्रहण था। इसके बाद दक्षिण भारत में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे मैसूर पर किस प्रकार से अंग्रेजों की विजय होती है, ठीक। तो 1757 का प्लासी, 1764 का बक्सर युद्ध है ना, इन दोनों के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखा करिए, प्रॉपर नोट्स बनाया करिए, कहीं कोई दिक्कत आते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। बाकी क्वेश्चन के PDF भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे।